प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में इस शख्स से हम पहले भी मिल चुके हैं और ये अपने साफगोई सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसमें क्लियरिटी के लिए इनको जाना जाता है। ये ज़मीन पे भी काम करते हैं और जो नीति निर्धारक जो चीज़ें हैं उस पर भी ये पैनी निगाह रखते हैं। हम कमरुद्दीन साहब से आज रूबरू हो रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं कि जो पसमानदा मूवमेंट जो शुरू हुआ है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या असर डाल रहा है अपना। फिर आज हमारे साथ बैठे आप और बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे, अपने चैनल के माध्यम से हमारे लोगों तक हमारी आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रही हमारी पसमानदा डेमोक्रेसी का सिस्टम और शहरी और ग्रामीण दोनों का जो आप बात कर रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण में क्या अंतर होता है, तो बहुत सारे अंतर होता है। ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, बहुत कम लोगों के पास जानकारी पहुँचती है। दो चार लोग होते हैं शहर से जो सुन के जाते हैं, देख के जाते हैं गाँव में, वो जाके अपनी बातें रखते हैं, तो उस तरह करके फैलती थी। आज का जो दौर है शहर और ग्राम दोनों एक हो गया। कारण ये, इसकी मेन कारण है सोशल मीडिया। आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, अपना व्हाट्सएप है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, ये सब के माध्यम से हर जगह बातें हमारी पहुंचती है। हम लोग जहां भी जाते हैं, आज के करीब करीब मैं समझता हूं कि जिस गांव में जाएं, देहात में जाएं या शहर में जाएं, सभी के पास ही हमारी चैनल पहुंचती है। लोगों के पास जानकारी है, अच्छी खासी जानकारी है। अभी मैं बिहार से ही आ रहा हूँ, कई जगह हम बैठक किए, उन लोगों से ही बात की, तो समझ में आया कि हमारे जो चैनल के माध्यम से या हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो एक्टिविस्ट हैं पसमानदा मुस्लिम महाज के, इनकी बातें उन तक पहुंच रही है और लोग समझ भी रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसका मतलब है कि आपका जो मुहिम है, जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, जन जागरूकता को फैलाने के लिए, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए, इसमें अपार सफलता मिल रही है, इससे यही प्रतीत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जो लोग मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जो एक तो दो तीन कैटेगरी है सोसाइटी में। एक ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जिनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या फिर जो दूसरे टेक्निकल हैंड से जो पढ़ाई किए हैं वो हो गए। दूसरी चीज़ जो दूसरे लोग हो गए जो BA MA इस टाइप से किए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाई लिखाई के कामों में लगे हुए हैं। तीसरे वो लोग हैं जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ के अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो इसकी जो रीच है खास करके सोशल मीडिया की और ये इस यूट्यूब चैनल की, या जो मुहिम चल रहा है अपना पसमानदा महाज का या पसमानदा जागरूकता का, तो इन तीनों समूह में, तीनों ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल किस में आपको लग रहा है कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, इससे ज़्यादा फॉलो कर रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से जो हाई प्रोफाइल है, हाई एजुकेशन वाले हैं, वो वक्त कम दे पाते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे महाज के लिए या अपन लोगों के लिए बहुत कम समय दे पाते हैं। उनके पास समय की बड़ा अभाव होती है। बाकी जो होता है, जो मान लीजिए ग्रेजुएशन के पहले हैं, IA BA किए हुए हैं, वो अपने रोजगार में लगे हुए हैं, काम धंधा या जो भी बिजनेस है उनके लगे हुए हैं, वो हद तक कुछ काम कर रहे हैं हमारे समाज में, क्योंकि उनके पास कुछ वक्त होती है, वो वक्त निकालते हैं। निचले तबके की जहाँ तक सवाल है, जिनके पास एजुकेशन कम है, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, उनके यहाँ रोजी रोटी का भी मसला है, तो वो भी समय नहीं दे पाते हैं। वो अपने रोजी रोटी के चक्कर में पूरे दिन गंवा देते हैं। तो उनके पास 10वीं से ऊपर है, 11वीं 12वीं तक है, ग्रेजुएशन तक है, जो मिडिल क्लास के हैं एक तरह से, वो लोग हमारे समाज को भी समय देते हैं, हमारे महाज को भी समय देते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वही है। ये बात सही है। ये कहा भी गया पहले कि जो लोग मध्यवर्गीय पढ़ाई लिखाई किए होते हैं, मतलब जो लोग बहुत उच्च शिक्षा में नहीं होते हैं, आंदोलन उन्हीं के माध्यम से फैलता फूलता है
और जाहिर सी बात है संख्या भी उन्हीं की ज़्यादा होती है। तो वो लोग यदि इन चीज़ों को अपने सर माथे पे उठा लें तो कोई भी मुहिम, कोई भी मूवमेंट अपने अंजाम तक निश्चित रूप से पहुंचता है। पूरी दुनिया के आंदोलन और जागरूकता का जो एक कैंपेन रहा है वो इसका गवाह है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है जो आप बता रहे हैं कि जो मिडिल क्लास के और जो मीडियम स्टैंडर्ड के जो पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग हैं, इंटर, बीए, हाई स्कूल, वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा समझ रहे हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई करता है तो प्रोफेशनल होता है, और प्रोफेशनल होता है तो फिर वो डिप्लोमेटिक होता है, वो फिर सोचता है कि हमारा कहाँ लाभ है, कहाँ हमारा नुकसान है, ये सब चीज़ों को लेके। तो आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं और आप जागरूकता का भी जो एक मुहिम है उससे तो आप जुड़े ही हैं, साथ में आप इस देश में जो पॉलिसी बन रही है या बनती है उस पर भी आप बहुत पैनी निगाह रखते हैं। देखिए, जहाँ तक हाई एजुकेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, उन लोगों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। अपने समाज के लिए अगर कुछ सोचते हैं, कुछ चंद मिनट निकाल कर कुछ सोचते हैं अपने समाज के लिए, तो उनके पास वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ, उनकी परेशानी मैं जानता हूँ। वक्त नहीं है, आप नहीं दे सकते समय, तो कम से कम जो लोग लड़ रहे हैं उनकी हेल्प तो कर सकते हैं, फाइनेंशियल तो मदद कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप वक्त नहीं दे पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, जो समाज के लिए आगे पीछे भाग रहे हैं, सबके पीछे दौड़ रहे हैं, कम से कम उनकी मदद तो करें। क्योंकि कहीं भी जाने में प्रसाधन नहीं है, कहीं जाना बाइक लेके जाना, कहीं जाना गाड़ी से जाना, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो जो उच्च वर्गीय लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, व्यवसाय है, वो समय नहीं दे पाते, तो अपने समाज की मदद तो कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प तो कर सकते हैं। ये नहीं कि 10-20 हज़ार आप दो, जो भी आपसे बन सकता है तो उनकी मदद करना चाहिए, महास की मदद करनी चाहिए। अपने समाज के लोग एक्टिविस्ट जो हैं, जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वक्त नहीं दे सकते, पैसा तो दे सकते हैं। तो हम ये अपने उच्च वर्गीय लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और ये उम्मीद रखता हूँ कि अपने समाज के लिए मदद करें, चाहे जिस तरह से बनता है। वक्त नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, पैसा दीजिए, फाइनेंशियल मदद कीजिए। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी आंदोलन केवल एक चीज़ से नहीं चलता है, उसमें तन, मन, धन। तन मतलब जिनके पास समय है, जिनके पास डेडिकेशन है, वो अपना समय दें, अपने देह से लगाएं। वो नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें उनसे संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद मन होता है। मन से मतलब आप सोचें, कुछ लोगों को आप जागरूक करें, कुछ आर्टिकल्स लिखें। धन उसके बाद बचता है कि इन दोनों में से आप कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं इंगेज हैं, तो आपकी जो आय है, आपके जो साधन है, उस साधन से जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनकी मदद करें ताकि वो लोग इस रफ्तार को और आगे लेके जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो संदेश दिया, मुझे लगता है कि इससे जितने भी लोग हैं, प्रोफेशनल्स, खास करके पसमानदा कम्युनिटी के या पसमानदा समुदाय के उत्थान के बारे में सोचने वाले, उनको इस पे विचार करना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। आप मुंबई में रहते हैं, बिहार आपकी जन्मस्थली है, आप कलकत्ता और बंगाल में भी रहे हैं। इन 3 प्रदेशों को लेके और पसमानदा मुहिम के साथ यदि तुलना की जाए कि किन प्रदेशों में जागरूकता का स्तर ज़्यादा हो रहा है और किस प्रदेश के लोग इन चीज़ों को ज़्यादा आत्मसात कर रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप 1, 2, 3 के क्रम में कैसे रखेंगे स्टेट को? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, आपने जो पूछा 3 प्रदेशों का नाम गिनाया आपने, महाराष्ट्र का, बिहार का और बंगाल का। तो बंगाल अभी हमारे पहुँच से दूर है। बंगाल हालांकि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जाऊँगा, लेकिन पहुँच से दूर है, वहाँ पे थोड़ा समय देना पड़ेगा। और जहाँ तक 1 नंबर में अगर है, अग्रसर है, हमारे पसमानदा महाज के, पसमानदा समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जागरूक हैं, तो 1 नंबर में मैं बोलूँगा बिहार है। क्योंकि अभी वहाँ पे नई कमेटी गठन की गई है और हमारी नई कमेटी माशाल्लाह अच्छी काम कर रही है। उसके बाद हमारा नंबर है महाराष्ट्र का, क्योंकि हम महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, महाराष्ट्र से बिजनेस है हमारा और महाराष्ट्र के प्रभारी भी हूँ मैं। तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इसके अलावा इन 2 प्रांतों के अलावा मैं बता रहा हूँ, झारखंड भी अच्छा काम कर रहा। झारखंड के लोग भी महाज से जो जुड़े हैं वो भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पीछे नहीं है वो भी। लेकिन जहाँ तक बंगाल का सवाल है, थोड़ा समय जाएगा, मैं कोशिश में लगा हूँ बंगाल को भी लाइन पे ले आए। आपको ये नहीं लगता है कि जिन प्रदेशों में सामाजिक न्याय की पहले से बात होती रही है, वहाँ पे पसमानदा या इस तरीके की जो भी तंजीमें हैं उस पर बात करना आसान है, लेकिन जहाँ केवल धर्म पे बात होती है वहाँ सामाजिक न्याय पे बात करना थोड़ा मुश्किल है?
आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सदियों से चला रहा, जहाँ राजनीति होगी वहाँ धर्म होगा। आज के दौर में, पहले की राजनीति कुछ अलग थी, आज की राजनीति कुछ अलग है। आज की राजनीति भी धार्मिक हो गई है, धर्म को छोड़ के राजनीति करना बड़ा मुश्किल काम हो गया। जैसे बंगाल के, आपको मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा, बंगाल के संदर्भ में यही कहा जाता है कि वहाँ सामाजिक न्याय की कोई मुहिम चली ही नहीं, और इसीलिए वहाँ पिछड़ों को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको वाजिब, केंद्र 27% देता है आरक्षण, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलता है। तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि जहाँ सामाजिक न्याय की बात नहीं होती है, वहाँ पे जब हिंदू सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी तो मुस्लिम सामाजिक न्याय की बात तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मुश्किल ही होगी करना। देखिए, बंगाल हमारे देश का ऐसा प्रांत है, वो एक अलग हिसाब का है, बाकी प्रांतों से मेल नहीं खाता। वहाँ के कल्चर, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग, वहाँ का भाषा भी अलग है, आप देखें। लेकिन वहाँ का लोग जो हैं, बंगाल के जो लोग हैं, वो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही एक्टिव लोग हैं, और एक्टिव इसलिए भी रहते हैं हर काम में, हर तरह से। एजुकेशन 1 नंबर पे है बंगाल में, हमारे देश में सबसे आगे हैं, तो इसलिए वो एक्टिव रहते हैं हर काम में। और वहाँ के लोग जो है मेरे ख्याल से थोड़ा धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग तरीके से देखते हैं बंगाल का। बाकी जगह पे है धर्म और पॉलिटिक्स एक हो गया है, लेकिन बंगाल अभी बचा हुआ है। वहाँ पॉलिटिक्स और धर्म दोनों अलग अलग तरीके का है, और वहाँ के लोग भी अलग तरीके का, बहुत ही समझदार हैं, एक्टिव लोग हैं। वहाँ पे एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ के लोग। अब बात निकली है बंगाल की, तो बंगाल पे बात करते हैं। पिछले दिनों जो टोटल मुस्लिम को, या बहुत सारे मुस्लिम जो अशराफ जो कम्युनिटी है, उसको वहाँ की सरकार ने शामिल करके उनको आरक्षण दिया था, जिसकी बाद में कुछ लिस्ट से बाहर किया गया कुछ लोगों को। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये पसमानदा जो मूवमेंट है या आंदोलन जो चल रहा है, इसका ये असर है, इसकी वजह से हुआ, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, जो कुछ भी हुआ, ये पसमानदा मोमेंट के जो असर दिख रहा ना, उसके वजह से हुआ। वहाँ पे जिन लोगों को इनवाइट किया गया, जिन लोगों को प्रमोट किया गया, उस टाइम में मेरे ख्याल से जो वहाँ पे सजेशन देने वाले थे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इस वजह से हुआ। लेकिन बाद में देखा इसका रिएक्शन गलत आ रहा, क्योंकि हमारे पसमानदा समाज की बहुत बड़ी संख्या है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पे। तो उसको उन लोगों ने देख करके बाद में ये चेंज किया उसको, कि नहीं नहीं, ये हम लोगों से गलती हुई। तो ये हमारे पसमानदा समाज की, हमारे पसमानदा एक्टिविस्ट की, और ये आप लोगों के सोशल मीडिया की देन है कि हर जगह चर्चाएं हो रही है और वहाँ तक पहुँची ये खबर, इसलिए उन लोगों ने इसको चेंज किया। जाहिर सी बात है कि जब आंदोलन होते हैं, जन जागरूकता फैलती है, सामाजिक परिवर्तन की लहर धीरे धीरे तरंग में ही सही सबको अपने आगोश में लेती है और प्रभावित भी करती है। आज नहीं तो कल जो एक बीड़ा उठाया गया है सामाजिक निर्माण की, सामाजिक परिवर्तन की, और जो लोग वंचित हैं, जो हाशिए पर रह रहे हैं, उनको मुख्यधारा में लाने की, ये जरूर सफल होगा और सफल होता हुआ दिख भी रहा है। साउथ की भी कुछ प्रदर्शनों की बात करते हैं, जिन प्रदर्शनों में पसमानदा को लेके या फिर मुस्लिम धर्म के अंदर की जो सामाजिक बुराइयां हैं या ऊंच नीच का जो डिबेट है, उसको लेके बिहार, यूपी या महाराष्ट्र जैसा क्यों नहीं बात हो पाता है? आप देश पर घूमते हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछा। देखिए, साउथ में एक स्टेट है केरला। केरल का कुछ वहाँ पे कल्चर अलग है, और अपने इंडिया में 1 नंबर पे एजुकेशन वहाँ पे है। और केरला के जितने लोग हैं, करीब हम समझते हैं कि 90% गल्फों में जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं। तो केरला में युवा पीढ़ी नहीं है, युवा पीढ़ी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे 2 ही लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे या बुजुर्ग मिलेंगे, महिलाएं होती हैं। और वहाँ का सिस्टम बिल्कुल ही हटके है। वहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, वहाँ पे किसी धार्मिक का, किसी के कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। और एजुकेटेड जहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे धर्म की बढ़ चढ़ नहीं रहता। सही बात कह रहे हैं। केरल में कुछ हम लोग के जानने वाले भी हैं जो वहाँ विधायक हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते थे दिल्ली में, तो और वो कहीं जिस किसी भी अनुष्ठान में जाते हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, तो वो लोग वहाँ का जो कल्चर है, जैसे मुंडुक या लुंगी टाइप का कहा जाता है सफेद, वही वो पहनते हैं। उनको मतलब देख के पता नहीं चलता है कि ये हिंदू या मुस्लिम है। हाँ, समझ में नहीं आता। सारे लोग एक से मिले होते हैं। जी बिल्कुल। उनका नाम भी वैसे ही होता है कि जैसे हिंदू के नाम के साथ उनके इलाके या गांव का नाम जुड़ा होता है, वैसे मुस्लिम के साथ भी जुड़ा होता है। तो अब चूंकि बातचीत हो रही है, तो केवल कल्चरल एक लेगेसी को लेके, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ उर्दू क्यों नहीं
उर्दूदान लोग वहाँ पे क्यों नहीं ये आशा करते हैं, या वहाँ के लोगों से उर्दू सुनने के उतने ख्वाहिशमंद क्यों नहीं है कि भाई वो अच्छा मुस्लिम तभी होगा जब उर्दू जानेगा, जैसे अमूमन कहा जाता है। उर्दू का असर क्यों नहीं? देखिए, कुछ जगह का ऐसा सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, इससे पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ भाषा के लेकर के, जाति के लेकर के नहीं हुआ, भाषा के लेकर के, कि उन लोगों ने बांग्ला को ख़त्म किया कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू चलेगा, तो बंगालियों ने मानने से इनकार कर दिया, बांग्लादेश अलग कर लिया भाषा के लेके। केरल का भी सिस्टम वही है, केरला वाले अपनी भाषा समझौता नहीं करते। मैं सऊदी में भी था जॉब करने, तो बहुत सारे लोग मिलते थे वहाँ पे, वो लोग अपने भाषा में कोई समझौता नहीं करते। और मुझे ये बहुत बढ़िया लगा केरला का सिस्टम, कि वो अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में कभी समझौता नहीं करते। इस वजह से वहाँ दूसरी भाषाएं हावी नहीं होती हैं, ये मेरे हिसाब से। तो ये उर्दू लेके और जो उर्दू को लेके और खास करके जो मुस्लिम डिबेट या मुस्लिम धर्म के बारे में जो बात करने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पे जाके ये लोग बौने हो जाते हैं, इनको नकार दिया जाता है। ये सब देखिए, ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं कि वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है। उर्दू है क्या, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। वो लोग समझते हैं कि मुसलमानों की भाषा है, ये दूसरे देश से आया। नहीं, उर्दू हमारे हिंदी से ही बनाया गया है, हिंदी का ही भाषा उर्दू है। अगर आप उर्दू को हटा दीजिए तो हिंदी आप बोल नहीं सकते। अब उर्दू से हिंदी को हटा दीजिए तो आप उर्दू नहीं बोल सकते। हिंदुस्तानी है देखा जाए, ये कल्चर है, हमारे भाषा है। हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स है, किसी एक को हटा देने से हम नहीं चल सकते, दोनों को लेके ही चलना पड़ता। बगैर उर्दू का हम हिंदी नहीं बोल सकते। हम जितने हिंदी आपके सामने भी बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारा उर्दू वर्ड आते हैं। वो तो बिल्कुल उसमें घुली मिली है। लेकिन बात एक की जाती है ना कि ये कहा जाता है साफ, ये मतलब एक तरीके से वो डिमांड करता है कि भाई आपको उर्दू नहीं आती है तो आप अच्छे काबिल या फिर आप जो सलाहियत वाले नहीं हैं, या फिर आपकी अभी जो एक तरीके से देखा जाए तो लेवल अभी वो नहीं हो पाया है, जो एक अमूमन जो फैला के रखा जाता है। ये उनकी सोच है, ये सोच गलत है। अगर बहुत सारे लोगों का क्या है, कहना है कि नहीं आप उर्दू नहीं बोल सकते तो आप मुस्लिम नहीं हो सकते। जबकि पसमंदा देखा जाए तो पसमंदा जहाँ रहता है उसकी भाषा वही की होती है, उसका खान पान वैसा ही होता है, उसका मतलब उसके ऊपर उर्दू का और तथाकथित जो एक मुस्लिम जो एक कल्चर है जिसको माना जाता है, जो अशराफ कल्चर है बेसिकली, जो मुस्लिम कल्चर नहीं है, उसको जो थोपने की कोशिश की जाती है, वो कहीं ना कहीं जो रीजन का जो प्रभाव है वो इसको नकारता है। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल नकारते, हम खुद ही नकारते हैं, हम नहीं मानते हैं। ये उच्च वर्गीय जो मुस्लिम कास्ट है ना, ये लोग हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप इसी को लेके चलिए, आप इसी में बंद के चलिए। हम उसमें बंधना नहीं कर चाहते हैं। हमारी पसमंदा समाज है, इसको नकार चुका है पहले ही, क्योंकि हमको इससे लेना देना नहीं। हम हिंदुस्तान में हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, तो हम हिंदी कल्चर लेके चलेंगे। हमारा अपना कल्चर है ये हिंदुस्तानी, हम बाहर से नहीं आए, हम यहीं के मूल निवासी हैं, तो हम अपना ही कल्चर अपनाएंगे ना। और उर्दू भी हमारा ही है। लेकिन हाँ, अब कट्टरता वो होना चाहिए कि नहीं, बहुत सारा कट्टरवादी हैं, बोलते नहीं आपको कंप्लीट उर्दू ही अपनाना पड़ेगा। तो ये कट्टरवादी हमारे यहाँ नहीं चलने वाला, कट्टरपंथी हमारे यहाँ नहीं चलने वाला। ये जो अशराफ लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारी सोच उनके ऊपर लाद दें, तो वो दौर गया, वो हम नहीं मानते, उसको हमने नकार दिया है। अभी तक जितनी भी डिबेट होती आई है, खास करके वो पॉलिटिकल ही रही है, चाहे वो माइनॉरिटी के नाम पे हो, या फिर वो मुस्लिम के नाम पे हो, या फिर उर्दू के नाम पे हो, है ना, या फिर मदरसे के नाम पे हो। ये सारे पॉलिटिकल डिबेट एक तरीके से माना जा सकता है इसको, जिसने कहीं कहीं फायदा भी पहुंचाया तो कहीं नुकसान भी किया। लेकिन यही मानना है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं या फिर जो भी आंदोलन से जुड़े होते हैं, तो उनका ही मानना है कि कल्चरल जो हेरिटेज है, कल्चरल जो पूंजी है, कैपिटल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो कल्चरल कैपिटल तैयार होता है नेशनल आइडेंटिटी से। तो पसमानदा और नेशनल आइडेंटिटी के रूप में आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? देखिए, आप नेशनल आइडेंटिटी बोल रहे हैं और पसमानदा हम बाहर से तो नहीं हैं, हम उसी में हैं। हमारा भी कल्चर वही है, कल्चर सेम है। लेकिन सिर्फ ये फ़र्क क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं नहीं पसमानदा ये अलग है, ये हमारे मुस्लिम समाज से नहीं है। क्योंकि अशराफ जो होते हैं ना, वो हमको मुस्लिम समझते ही नहीं हैं। अगर मुस्लिम समझते ना तो फिर छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं होता। हाँ, वो जाति के रूप में देखते हैं कि ये छोटी जाति के, मुस्लिम को नहीं देखते। हम मुसलमान कहाँ तक हैं? मस्जिद तक है, ठीक है। मस्जिद से निकले तो फिर हम मुस्लिम नहीं होते, फिर जोला दुनिया हो जाते हैं। इलेक्शन में मुस्लिम होते हैं हम,
इलेक्शन आएगा तो मुस्लिम होते हैं। जितने हमारे अशराफिया लोग हैं बड़े बड़े पोस्टों पे यही है, शुरू से तो यही नेता बनते हैं। हमारे समाज में तो लोग नेता बने नहीं हैं क्योंकि इनको एजुकेशन से दूर रखा गया। मदरसा में उलझाए रखो, मज़ारों में उलझाए रखो, दरगाहों में उलझाए रखो। ये सब क्या है? ये सब उनकी सोच है और सब उनकी बिजनेस है। ठीक है, ये दरगाह क्या है? दरगाहों पे कोई हमारे समाज का क्या है? कोई बाबा है क्या? कोई बाबा नहीं है हमारे समाज में, कोई दरगाह नहीं है। ठीक है, ये सब अशराफिया लोगों का है, ये सब सैयद लोगों का है और उनकी ये धंधा है, बिजनेस है। ये कोई आस्था का सवाल नहीं है, हमारे लिए कोई आस्था नहीं है। ये हमें गुमराह करके उधर लाया गया है। हमारे समाज को जो अनपढ़ जाहिल हैं, आज भी गाँव में बहुत सारे लोग हैं एजुकेशन कम है, उनको इस्लाम के नाम पे गुमराह करके इस धंधे में लगाया जाता। अगर ये हमारे पसमानदा समाज के लोग ये दरगाहों पे जाना छोड़ दें, खानकाहों में जाना छोड़ दें तो भूखे मर जाएंगे, इनकी धंधा बंद हो जाएगी। जैसे देखा जाए तो भारत में जो भी सामाजिक न्याय की मुहिम चली है उसमें अंधविश्वास के खिलाफ में मुहिम चली है, उसमें धार्मिक जो पोंगापंथी था या फिर जो एक तरीके से इब्लिसवाद था उसके भी खिलाफ में चली है। तो पसमानदा जो मूवमेंट चल रहा है वो अंधविश्वास को लेके क्या काम कर रहा है, और इसमें जो एक फकीरवाद है या फिर एक जो मुल्लावाद है उससे जो खासकर पसमानदा कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इस ट्रैप में आते हैं उनको इससे दूर करने के लिए क्या किस तरीके से आप? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि अंधविश्वास तोड़ना। ठीक है, आप जाते हैं दरगाहों पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उनको ठंडा लगती है क्या? नीचे हैं वो, उनको सर्दी नहीं लगती है। उस चादर की ज़रूरत है गरीब को, तो गरीब को उड़ाना चाहिए। तो ये अंधविश्वास है कि हम जाते हैं चादर चढ़ाएंगे तो सामने वाला खुश होगा, हमारे लिए कर देगा, हमारे लिए कर देगा। कोई कुछ नहीं करता है, देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, देने वाला मालिक एक ही है सबका। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, इस दुनिया में जितने लोग भी आए सब बाबा आदम के औलाद हैं, एक ही इंसान के औलाद हैं। तो फिर अलग अलग कैसे हो गए? इतनी जातियाँ कैसे बन गई? फिर वो काफिर कैसे हुआ? हम मुस्लिम कैसे हुए? हम तो एक ही इंसान का औलाद है ना। ये दुनिया में जितने भी है सबका खून एक जैसा है, सबका एक ही है, एक ही बाप है, एक ही बाप है। फिर इतनी जातियाँ कैसे बन गई? वो काफिर कैसे हो गया? मुस्लिम कैसे हो गए? ये लोगों को भटकाया जाता है, जो अनपढ़ जाहिल होते हैं उनको गुमराह किया जाता है, उनको अंधविश्वास में ढकेल दिया जाता है, फिर अपनी दुकानें चलाई जाती है। इसमें और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला जाए, ये आस्था का खेल तोड़ा जाए और आप हकीकत में जीना शुरू कीजिए। हकीकत को देखिए, आंखें खोलिए, तो सामने समझ में आता है लोगों को। जब मैं समझाता हूँ, आधे घंटा बैठता हूँ उनके साथ। ये नहीं कि एक मुलाकात में सारा क्लियर नहीं हो जाता है, एक आदमी के पीछे 2-4 बार हमको जाना पड़ता है, तब जाके वो लोग समझते हैं बात को और लाइन पे आते, फिर हमारे से जुड़ते हैं। इस तरह के हम काम करते हैं, इसमें थोड़ी समय जाती है। इसमें जाहिर सी बात है कि जो लोग धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, शिक्षा से दूर हैं, उनको समझाने में थोड़ी मुश्किल तो आती ही है। लेकिन जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो जब तक लोगों को सही रास्ते पे लेके नहीं आए, चाहे धर्म का ही है, धर्म के नाम पे जो व्यापार होता है या फिर उसके जो ठेकेदार हैं उनके चंगुल से निकालना। धार्मिक बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि धर्म हमें अनुशासित करता है, लेकिन धर्म के नाम पे जो बरगलाया जाता है उससे जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक व्यक्ति अपने मूल्यों को, अपने कर्तव्यों को और अपनी जो जवाबदेही है समाज में उसको शायद नहीं समझ पाता है। इसको जब आप लेके जाते हैं जनता के बीच में या बात करते हैं तो उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है? देखिए, रिस्पॉन्स तो बहुत सारा अलग अलग होता है और बहुत तरह के लोग बातें करते हैं। कहीं भी हम जाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले एक सवाल क्या पूछते हैं जानते हैं? जैसे मैं अपने माँ से जोड़ने की बात करता हूँ कि हमारे माँ से जुड़ो, क्योंकि हमको जब तक माँ से नहीं जुड़ेंगे हम उनको, हम अपनी सिस्टम उनको ऊपर नहीं डाल सकते। जब हमारे माँ से जुड़ेंगे तो उनको समझाता हूँ मैं कि ये अंधविश्वास है, ये गलत है। आपकी आस्था है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप आस्था निभाइए। ठीक है, आपको पूजा में आस्था है, पूजा कीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ। आपको मज़ार पे जाना है, आस्था है आपकी, आप जाइए, फातिहा पढ़िए, चादर मत चढ़ाइए वहाँ पे, फालतू खर्चा मत कीजिए। ये सब क्या है? खिलवाड़ है आस्था के नाम पे, ये अंधविश्वास है। इसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अंधविश्वास छोड़ो, हकीकत देखो। ठीक है, ज़रूरी ये है। तो बहुत सारे लोगों को ख़राब भी लगता है और बहुत सारे पुराने हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कट्टरपंथी हैं वो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारे में ही हैं, सब में ही हैं वो। उनको बुरा लगता है, वो बोलते हैं देखो ये कहाँ से आ गया, ये कौन नया फिरका लेके आ गया, ये हम लोगों को भटका रहा। तो सुनने तो सब जगह पड़ता है, हर तरह के लोगों की कमेंट झेलने पड़ते हैं हमको। फेसबुक पे ये बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं,
तो देखिए, कुछ अगर अच्छा काम हम समाज के लिए करते हैं ना, तो ये सब भी झेलना पड़ता है और हमें आदत सी पड़ गई है, तो अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो गाली दे दे मैं छोड़ दूँ तो फिर हमारी मुहिम आगे नहीं बढ़ सकती, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, तो कान बंद करके भी रखना पड़ता है। वैसे ही कहा जाता है कि जो सामाजिक जागरूकता का काम करता है व्यक्ति, वो एक मवेशी डॉक्टर की तरह वेटनरियन जैसा होता है, वो काम करेगा और ऐसे व्यक्ति के लिए वो काम कर रहा है जिसको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो उसकी भलाई के लिए है या बुराई के लिए है। वो केवल जो काम कर रहा है उसको पता है और उस फ्यूचर को ध्यान में रखता है। तो जैसे कोई वेटनरी डॉक्टर, ऐसे ही मैंने कहीं सुना और कहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूँ कि वो बंदर का भी इलाज करता है, वो घोड़े का भी इलाज करता है, तो लात भी मारता है उसको, तो उससे चोट भी लगती है, लगी तो उसके वो इलाज करना तो नहीं छोड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बंदर काट लिया उसको तो इलाज करना नहीं छोड़ेगा, वो करता रहेगा। लगता है कि सामाजिक न्याय और जनजागरूकता फैलाने वाले और आडंबर से लोगों को बाहर निकालने वाले जो भी लोग हैं, जो लगे हुए हैं, उनको तो ये सब चीज़ें झेलनी ही पड़ती है। आप इसे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो डॉक्टर है, आपने जिस तरह की मिसाल दिया, आपने जैसे बातें करी, डॉक्टर का काम है फर्ज निभा रहा, वो अपना काम कर रहा, इलाज कर रहा। पशु है वो लात मार रहा क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है, तो वो अपना काम कर रहा वो, और डॉक्टर भी अपना काम कर रहा, दोनों अपना ही काम कर रहे हैं, गलत कोई भी नहीं है। क्योंकि आप इंजेक्शन चुभो रहे हैं उसको तो तकलीफ होगी, वो लात मारेगा ही मारेगा, लेकिन उसके लात मारे तो डॉक्टर इलाज तो नहीं छोड़ देगा। तो ये चलते रहता है हमारे पास, मतलब समाज के भी ऐसे ही है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं बातें करते हैं कि देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जीवन आसान नहीं है, बड़ा कठिन है, लेकिन इसको आसान बनाना पड़ता है। आसान बनाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि कुछ नज़रअंदाज करना, कुछ सब्र करना और कुछ बर्दाश्त करना। ये तीनों लेके हम चलते हैं। देख रहे हैं कि सामने वाला गाली दे रहा है, उसको नज़रअंदाज करते हैं हम। दिल पे लगती है फिर भी उसको बर्दाश्त करते हैं हम। तो कुछ चीज़ें हैं जीवन आसान बनाने के लिए लेके चलना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर हम नहीं चलते इसको लेके, अगर हम बर्दाश्त नहीं करते, सब्र नहीं करते, तो ये हमारा काम नहीं चलने वाला। एक परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे झेलने पड़ते हैं। देख रहा हूँ कि नुकसान जा रहा है, लेकिन फिर भी आंखें बंद रखनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है, गलत देख करके बर्दाश्त करना पड़ता है। वही हमारे समाज का भी है। हम लोग एक्टिविस्ट हैं, घूमते हैं मार्केट में, गांव में जाते हैं, देहातों में जाते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, उनको भी झेलना पड़ता है, उनको भी सुनना पड़ता है। लेकिन सुन के मैं भाग नहीं जाता हूँ, उनको भी अपने हिसाब से समझाना पड़ता है। उनको समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट छोड़ तो नहीं सकता मैं। अपना काम है जारी रखना, लगे रहना उनके पीछे, कोशिश करते रहना, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है।